सो हेलो गाइस, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं हाइसेंस के एक 4K बजट QLED टेलीविज़न के बारे में। ये है हाइसेंस का E68N सीरीज़ 43 इंचेस का वेरिएंट। ये पर्टिकुलर टीवी दो वेरिएंट्स में आता है, 43 इंचेस एंड 55 इंचेस। इस पूरे रिव्यू के दौरान हम जो टीवी देखने वाले हैं वो 43 इंचेस का वेरिएंट है। रिसेंटली हाइसेंस ने ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट्स में भी अपना काफ़ी अच्छा नाम बनाया हुआ है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छे टीवी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में डिलीवर कर देता है। हाइसेंस एक ग्लोबल ब्रांड है। आप देख सकते हैं ये टीवी इस बॉक्स में आता है जिसमें हाइसेंस की ब्रांडिंग भी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे UEFA यूरो 2024 भी लिखा हुआ है, क्योंकि हाइसेंस यूरोपियन चैंपियंस लीग 2024 का ऑफिशियल पार्टनर भी है। सो हाइसेंस भले ही एक ग्लोबल ब्रांड है, बट ये पर्टिकुलर टेलीविज़न कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है और आपको बॉक्स पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जब भी हम बजट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जब मैं बजट कैटेगरी बोलता हूं तो यहाँ पे जो प्राइस रेंज मैं कंसिडर करता हूं वो है 20,000 से लेके 40,000। सो इस प्राइस रेंज में बहुत कन्फ्यूजन होता है टेलीविज़न खरीदने में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। सो इस सेगमेंट पे आने वाले मोस्ट ऑफ द टेलीविजन्स आपको 43 इंचेस या 55 इंचेस में 4K की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर ही देंगे, बट इनमें से किसी टेलीविजन्स की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और किसी की उतनी अच्छी नहीं होती। इनमें से बहुत सारे टेलीविजन्स आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, DTS:X इन चीज़ों का भी सपोर्ट दे देंगे। आपको IPS वर्सेस VA पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें से कोई टेलीविजन्स आपको HDR और HDR10 का सपोर्ट भी दिखा देंगे, बट उनकी ब्राइटनेस इतनी कम होगी कि ये फॉर्मेट्स का आपको उन टीवी पे कोई मज़ा ही नहीं आएगा। और इनमें से कुछ टेलीविजन तो ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे ब्रांड के टेलीविजन है, बट वो बहुत ही बेसिक टेलीविजन है। सो इस सेगमेंट में कोई एक पर्टिकुलर टेलीविजन पिक करना बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है। सो लेट्स सिंप्लीफाई। सो इस बजट रेंज में आने वाले टेलीविजन को हम 3 कैटेगरीज या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेगमेंट नंबर 1 की बात करें तो इसमें आ जाते हैं बिग ब्रांड्स बट इनके लोअर वेरिएंट टेलीविजन्स। सो इनमें हम कंसिडर करेंगे सोनी, सैमसंग और LG, इन 3 बड़े ब्रांड्स को। अब ये ब्रांड जो है अपने रिसर्च एंड एनालिसिस पे काफ़ी पैसा और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। सो इसके प्रोज के बारे में बात करें तो क्योंकि इनका अच्छा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट होता है, इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको बहुत ही स्टर्डी और ड्यूरेबल मिलेंगे। ये काफ़ी रिलायबल होते हैं और इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती है। इनके कॉन्स के बारे में बात करें तो क्योंकि इनको भी बजट कैटेगरी के दूसरे टेलीविजन के साथ compete करना है, इसलिए ये कट डाउन करते हैं अपने फीचर्स के ऊपर। सो मोस्ट ऑफ दिस टेलीविजन्स में आपको ना ही QLED या OLED मिलेगा, बेसिक 4K आपको मिलेगा, और ना ही आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, HDR, HLG, ALLM जैसे गेमिंग फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, और ना ही इनमें साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। प्लस इसका सबसे बड़ा कॉन ये होगा कि ये जो हमारा बजट कैटेगरी है उसके हायर एंड स्पेक्ट्रम में जाएंगे। सो इन टेलीविजन्स को आपको तभी कंसिडर करना है जब आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टीवी से वो सिर्फ आपका नॉर्मल कंटेंट, जो आपका केबल ऑपरेटर या D2H ऑपरेटर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है वो देखना है। आपका ऑनलाइन OTT कंटेंट का कंजम्पशन कम है, ना ही आप इस टीवी को किसी मॉनिटर की तरह या किसी गेमिंग चीज़ के पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, और ना ही आपको जो एडिशनल फीचर्स है उनमें से किसी की ज़रूरत है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि इनमें से मोस्ट ऑफ द टेलीविजन्स आपको थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, बहुत कम फीचर्स के साथ मिलेंगे, बट येस आपको ब्रांड का अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। और एक और चीज़ कि इनमें जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेकार होती है, सो आपको एडिशनली साउंड बार पे ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। सो जो सेकंड सेगमेंट या सेकंड सेक्शन आता है ये होते हैं मीडियम बजट, मीडियम ब्रांड के टेलीविजन्स, जिनमें मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ 3 ही ब्रांड्स को इंक्लूड करता हूँ, जो कि है मोटरोला, VU और हाइसेंस। बात करें इनके प्रोस के बारे में, सो इनमें आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के QLED OLED पैनल्स मिल जाते हैं। इनकी साउंड क्वालिटी भी डिसेंट होती है, इनकी ब्राइटनेस भी अच्छी होती है, और इसमें मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको जैसे डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, HDR और गेमिंग फीचर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। इनमें से मोस्ट ऑफ द टेलीविजन्स में आपको मोशन कंट्रोल की MEMC जैसी टेक्नोलॉजीज़ का भी सपोर्ट मिल जाता है। बात करें इनके कॉन्स के बारे में तो इनमें शायद आपको बिग ब्रांड जितना अच्छा आफ्टर सर्विस सपोर्ट शायद नहीं मिले, बट फिर भी आपको डिसेंट सा सपोर्ट मिल जाएगा। और आप ये टेलीविजन तभी देख कर ले कि इनके सर्विस सेंटर आपके एरिया में अवेलेबल हों।
ये टेलीविज़न शायद बिग ब्रांड्स के जितने ज़्यादा रिलायबल तो ना हो, बट फिर भी आजकल जो हम देखते हैं 1-2 साल में भी LG, सैमसंग, सोनी ऐसे बड़े ब्रांड्स के टेलीविजन्स भी ख़राब हो जाते हैं। सो कंसिडरिंग द प्राइस डिफरेंस बिटवीन दिस ब्रांड्स एंड द क्वालिटी एंड द फीचर्स दैट आई एम गेटिंग इन दिस मिड रेंज बजट टेलीविजन्स, आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। अब जो लास्ट सेगमेंट है या लास्ट कैटेगरी है वो होते हैं न्यू एंट्रेंट्स, जो कि आपको बहुत ही सस्ते में टेलीविजन्स प्रोवाइड करा देंगे और वो आपको जितने भी पॉसिबल फीचर्स या कैपेबिलिटीज हैं उन सबके नाम लिख डालेंगे। जैसे वो आपको 20,000 में एक QLED टेलीविज़न प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर देते हैं, बट वो टेलीविजन्स का परफॉर्मेंस इतना बुरा होता है कि उससे बेटर तो आप हायर ब्रांड्स के लोअर वेरिएंट टेलीविजन्स ले ले। सो एक लोअर ब्रांड का QLED टेलीविज़न लेने से बेटर होगा कि आप एक बड़े ब्रांड का नॉर्मल HD, मैं तो 4K भी नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4K के बदले आप HD भी अगर टेलीविज़न ले ले तब भी वो बेटर परफॉर्म करेगा। अब इस सेगमेंट में जो जनरली टेलीविजन्स देखते हैं वो होते हैं नोकिया, TCL, तोशिबा, लॉयड, ब्लॉपंक्ट, MI, ऐसे टेलीविजन्स और ऐसे कंपनीज जो रिलेटिवली तो नई नहीं है बट इस मार्केट में वो नई है, इस टेलीविज़न सेगमेंट में वो नए आए हुए हैं, इसलिए उनको जल्दी से कंपटीशन में उतरना है। मैं इस रेंज में आने वाले टेलीविजन्स को बाय करने की बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। इसके लिए मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट अगर हम प्रोज के बारे में बात करें तो इनमें एक ही प्रो है जो कि है प्राइस रेंज। इनके कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भर के कॉन्स है। सबसे पहले तो क्वालिटी, एंड सबसे बड़ा इशू जो इनका होगा वो होगा ना के बराबर आफ्टर सेल्स सर्विस। इन टेलीविजन्स को बाय करने के बाद आपको 1-2 साल में पछताना पड़ सकता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस प्राइस रेंज में जो टेलीविजन्स आते हैं वो सारी कंपनियां बेकार होती है। इट्स जस्ट कि ये नई कंपनियां हैं तो इनको मार्केट ब्रेक करने के लिए और कंपटीशन से आगे रहने के लिए आपको बहुत ही कम प्राइस रेंज में बहुत ही अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और ये करने में वो क्वालिटी पे मात खा जाते हैं। सो जनरली मैं इस कैटेगरी को अवॉइड करूँगा। अब इनमें से काफ़ी कंपनी के टेलीविजन्स में से आप में से कुछ लोगों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट मैं इनको इस सेगमेंट में सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन ब्रांड्स के साथ अच्छा नहीं रहा है और मैं इन ब्रांड्स को रिलायबल कंसिडर नहीं करता। सो ये कैटेगरी में डालने का इनको जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो अब नेक्स्ट कन्फ्यूजन होता है कि आप IPS पैनल के साथ जाएं या VA पैनल के साथ जाएं, आप QLED के साथ जाएं, OLED के साथ जाएं या नॉर्मल LED के साथ जाएं। जब आप QLED और OLED की बात करेंगे तो उसमें भी आपको फुल एरे LED, मिनी LED, क्वांटम डॉट LED ये सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे जो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको इतना सिर्फ समझना है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं IPS वर्सेस VA पैनल। सो एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। अगर आप टीवी हॉल के लिए ले रहे हैं तो आपको IPS पैनल का टीवी लेना चाहिए, बिकॉज आप जनरली वहाँ पे उसको डे टाइम में भी यूज़ करोगे जब रूम में बहुत ब्राइट लाइट होगी। सो IPS पैनल्स इसके लिए बेटर होते हैं, प्लस उसका व्यूइंग एंगल्स अच्छा होता है, तो रूम में काफ़ी सारे लोग जब बैठेंगे तो वो सब अलग अलग एंगल से उसको देखेंगे, फिर भी उसके कलर्स और ये सब जो होगा वो ख़राब नहीं दिखेगा। जबकि VA पैनल्स में अगर आप साइड एंगल से टीवी को देखोगे तो उसके कलर्स आपको फेड होते हुए दिखेंगे। और अगर आप टेलीविज़न आपके बेडरूम के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको VA पैनल के साथ जाना चाहिए, बिकॉज VA पैनल का एक एडवांटेज है कि उसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत अच्छी होती है, उसके कलर्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। एंड उसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप उसको ब्राइट लाइट में ज़्यादा नहीं देख सकते और जनरली उसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं होते। बट इफ़ यू आर टेकिंग द टीवी फॉर योर बेडरूम तो आप डेफिनेटली उसको मोस्टली एकदम सामने से देखोगे, उसको साइड से देखोगे नहीं। और बेडरूम के टेलीविज़न जनरली उसका यूजेज रात के टाइम ही होता है, दिन के टाइम में आप उतना उसको यूज़ नहीं करने वाले हो। सो अगर आपको बेडरूम के लिए टेलीविज़न लेना है तो आपको डेफिनेटली VA पैनल के साथ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है QLED वर्सेस OLED वर्सेस LED। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इसको सिंप्लीफाई करें तो इतना समझो कि ये सारे के सारे टेलीविजन्स LED टेलीविजन्स ही है। ये थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी में डिफ़र करते हैं, बट हम जिस प्राइस सेगमेंट में बात कर रहे हैं ये बजट सेगमेंट है। सो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आया और जितना मैंने यूजेज में देखा हुआ है, ये सारे के सारे टेलीविजन भले ही अलग अलग नाम से बेचे जाए, QLED, OLED, LED वगैरह, बट सबका परफॉर्मेंस नियर अबाउट सेम ही होता है। येस, डेफिनेटली आपको QLED में थोड़ा सा बेटर कलर्स और थोड़ा सा बेटर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, स्पेशली अगर वो VA पैनल हो तो।
सो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए इसका सिंपल आंसर ये है कि आप इनमें से किसी की भी साथ जा सकते हो। बट अगर आपको सेम प्राइस में QLED VA पैनल वाला टेलीविज़न मिल रहा है तो वो मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। अगर वो मुझे QLED और IPS भी मिल रहा है तब भी वो मेरी प्रायोरिटी होगी। अगर मुझे वो नहीं मिल रहा है तो मैं किसी भी ऑप्शन के साथ चले जाऊँगा, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट येस, डेफिनेटली QLED खरीदने के लिए मैं अपने बजट को बम्प अप नहीं करूँगा। बट येस, इन जनरल QLEDs आर बेटर देन अदर LEDs। और इसमें आपको बहुत सारे फुल एरे LED, क्वांटम डॉट LED, मिनी LED, ये सब ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये जो वर्ड्स है ये बताते हैं कि जो डिस्प्ले एरिया है उसके पीछे कितने लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको LED बोलते हैं, वो अवेलेबल है। जितने ज़्यादा LEDs होंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर कलर्स और बेटर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, बिकॉज जब ज़्यादा LEDs प्रेजेंट होते हैं तो वो इंडिविजुअल पिक्सल्स की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपको फुल एरे LED का टेलीविज़न मिलता है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। और ये हाइसेंस का टेलीविज़न एक्चुअली में एक फुल एरे LED टेलीविज़न है। सो ये है इस टीवी की स्पेसिफिकेशंस। ये एक फुल एरे डीलेड बैकलिट 8-बिट FRC QLED पैनल है जिसकी ब्राइटनेस अप्रॉक्सीमेटली 370 निट्स तक कॉन्स्टेंटली जाती है। इसमें डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन और DTS:X तीनों का सपोर्ट है। बिल्ट इन MEMC, लोकल डिमिंग एंड 4 स्केल अपस्केलिंग भी प्रोवाइडेड है। इसमें एक बिल्ट इन क्रिकेट मोड भी है और ये एक ब्लूटूथ रिमोट और एक फारफिल माइक्रोफोन के साथ आता है। ये एक Android 12 बेस्ड गूगल TV UI पे बेस्ड OS पे चलता है और इसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी है। और इस टीवी में 24 वॉट्स के ड्यूअल चैनल स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं। सो इस टीवी के बॉक्स में आपको ये बहुत ही अच्छा सा स्टडी सा रिमोट मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारे हॉटकीज अवेलेबल हैं और इसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी है। और इसी के साथ आपको बॉक्स में वारंटी कार्ड, एक पावर केबल भी मिल जाता है। और इस टीवी के साथ आपको एक टेबल टॉप स्टैंड भी अवेलेबल है, बट इसमें कोई भी वॉल माउंट नहीं आता। इसके लिए यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन से खुद का एक वॉल माउंट मंगाया हुआ है। ये तकरीबन मुझे 1500 का पड़ा, जिसमें ऊपर नीचे साइडवेज हर तरीके से मैं टीवी को मूव कर सकता हूँ। ये टीवी एक बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ भी आता है। उसका मतलब ये है कि आपको इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा रिमोट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए रिमोट यहाँ पे पड़ा हुआ है और अब मैं इस टीवी को अपना वॉइस कमांड दूंगा और ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके गूगल, तो आप देख सकते हैं इसने इस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। सो ये टीवी सफिशिएंट पोर्ट्स के साथ आता है। इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स, 3 HDMI स्लॉट्स, जिसमें से तीसरा HDMI पोर्ट जो है वो eARC को भी सपोर्ट करता है, एक हेडफोन जैक, एक एंटीना, एक ऑप्टिकल आउट और एक ईथरनेट स्लॉट के साथ आता है। अगर बात करें इस टीवी की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये जिस प्राइस रेंज में आता है मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से बहुत ही खुश हूँ। ऑफ कोर्स इसमें कोई मेटल यूज़ नहीं किया गया हुआ है। बैक में जो पैनल है वो प्लास्टिक का ही है, बट दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर यहाँ पे मेटल यूज़ किया जाता तो ये टीवी हैवी हो जाता और उसको माउंट करने में और तकलीफ हो जाती। सो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी से कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे इसकी फिजिकल अपीयरेंस की तो बहुत ही खूबसूरत सा टीवी दिख के आता है। 3 साइड से ऑलमोस्ट कोई बेजल्स ही नहीं है। और अगर आप नीचे के साइड देखेंगे तो सेंटर में आपको दिखेगा जहाँ पे उसका रिमोट कंट्रोल का सेंसर है और एक फार फील्ड माइक्रोफोन का जो मैंने बताया था उसको वॉइस कमांड से कंट्रोल करने के लिए उसको टर्न ऑफ ऑन करने का बटन है और वहाँ पे रिमोट का सेंसर भी है और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइसेंस का लोगो है। इस टीवी का जो पैनल है वो एक्चुअली में एक फुल एरे बैकलाइटेड डीलेड 60 हर्ट्ज का पैनल है, जो कि बहुत अच्छा पैनल है। बट कंपनी के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो इस 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को अप टू 120 हर्ट्ज तक भी ले जा सकता है, स्पेशली जब आप गेमिंग करेंगे। तो बेसिकली इसमें VRR का सपोर्ट भी है। इस टीवी के कॉन्ट्रास्ट रेशो के बारे में बात करें तो वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से 4000:1 है, जो कि एक IPS पैनल से बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये एक VA पैनल है और इसकी वजह से इसके जो ब्लैक्स और वाइट्स और बाकी कलर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। बट अगर आप देखेंगे वो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे को कलर्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे हैं।
अगर आप देखिए इस सीन में तो ये थोड़ा डार्क सीन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डार्क सीन्स में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी निकल कर आती है। और इनफैक्ट अगर आप इस नेक्स्ट इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नीचे के साइड पे जो एरिया है वो कम्प्लीटली ब्लैक दिखा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास वेगस के बोर्ड को छोड़ के बाकी का एरिया जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक है। और वो क्योंकि वो ब्लैक है इसलिए आपको पीछे का जो मेरा वॉल का रिफ्लेक्शन है वो भी टेलीविज़न में दिख रहा है। उसका मतलब ये साफ है कि जिस एरिया में लाइट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एलईडीज़ एक्चुअली में बंद की गई है। क्योंकि आप देखेंगे तो मेरे वॉल का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको नीचे के पार्ट में नहीं दिख रहा है जहाँ पे इमेजेस आ रही है, बट ऊपर के पार्ट में दिख रहा है जहाँ पे एलईडीज़ एक्चुअली बंद है। सो ये बेसिकली होता है लोकल डिमिंग की वजह से, जहाँ पे सिर्फ उन एलईडीज़ को टर्न ऑन किया जाता है या चालू रखा जाता है जिनकी एक्चुअली उस पिक्चर को डिस्प्ले करने में ज़रूरत है। और ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस टीवी के अंदर AI अपस्केलिंग के फीचर्स भी है, तो इसकी वजह से आपके जो लोकल केबल ऑपरेटर्स के जो नॉर्मल HD चैनल्स है और जो SD चैनल्स है वो भी अपस्केल होकर आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी में दिखेंगे। सो ये एक्चुअली में एक HD चैनल है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी क्लियर दिख कर आ रहा है और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। और इस टीवी पे नॉर्मल SD चैनल्स भी काफ़ी अच्छे दिख कर आते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको देखने में नहीं होगा। और डेफिनेटली मेरे पास जो यूनिट है वो तो 43 इंचेस है, सो 43 इंचेस का PPI डेफिनेटली ज़्यादा होगा 55 इंचेस से। इसके लिए SD चैनल्स में तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बिल्ट इन वाईफाई 5.1 के साथ आता है और ब्लूटूथ के साथ भी आता है, तो इसकी वजह से आप जब भी इसके ऊपर कोई भी चीज़ें ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। और इसका जो रिमोट है वो भी आप वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, प्लस आप इसके ऊपर कंट्रोलर्स भी कनेक्ट कर सकते हो। सो ये टीवी एंड्रॉयड 12.1 बेस्ड गूगल टीवी के OS के साथ आता है, जो कि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द OTT के कंटेंट को ये आपके होम स्क्रीन पे ही लाकर दिखा देता है ताकि आपको अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ है कि जब आप इसे सेटिंग बटन पे हिट करोगे तो ये टीवी रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट उसके अलावा मुझे इस टीवी के OS से और कोई कंप्लेंट नहीं है। सो ये टेलीविज़न एक बहुत ही अच्छे 8-बिट FRC पैनल के साथ आता है, जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद से इसको 10-बिट FRC के जैसा परफॉर्म करने पे ट्यून किया गया है। इसमें डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट है। फिलहाल ये एक डॉल्बी एटमॉस वीडियो चल रहा है। इस टीवी में बहुत सारे पिक्चर सेटिंग्स अवेलेबल है, डिफरेंट मोड्स भी अवेलेबल हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल फिल्म मेकर मोड भी अवेलेबल है। अब फिल्म मेकर मोड में आपको जनरली वो सेटिंग्स दिखाई जाएगी जिस पे उस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो कलर्स और जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक सीन है जिसमें धूप गिर रही है इस बंदे के ऊपर, तो आपको लग रहा है कि हाँ एक्चुअली में वहाँ पे धूप गिर रही है क्योंकि इसकी ब्राइटनेस अच्छी है। अगर ये ब्राइटनेस इतनी नहीं होती और इसका कॉन्ट्रास्ट नहीं होता अच्छा और ये अगर बैलेंस नहीं कर पाता दो कलर्स के बीच में तो आपको ये फील नहीं होता। अगर आप अभी देखेंगे नेक्स्ट सीन में यहाँ पे दिखाएंगे जब वो ग्रास में लेटा हुआ है तो ग्रास में बहुत सारे शेड्स भी दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे वो जो विल स्मिथ है वो भी अच्छे से आपको स्पॉट हो रहा है। मैंने बहुत से टेलीविज़न देखे हैं जहाँ पे ये सीन में टेलीविज़न चीज़ों को बहुत ब्लर आउट कर देते हैं और आपको जो बंदा वहाँ पे लेटा हुआ है वो ढंग से दिखता नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी छोटी छोटी डिटेल्स भी अच्छे से आप देख पा रहे हैं। उसके फेस के जो छोटे छोटे स्पॉट्स है वो भी आप अच्छे से देख पा रहे हैं। अब ब्लैक्स को देखेंगे तो सेंटर का पीस को छोड़ के बाकी का जो एरिया ब्लैक है वो कम्प्लीटली ऑफ है वहाँ के पिक्सल्स। इस बंदे की जैकेट को देखिए, अभी ये छोटी बच्ची आ रही है उसके फेस को भी देखिए, और अभी विल स्मिथ के फेस को भी देखिए। तो आप देख सकते हैं कि हर एक का फेस आपको उनके एक्चुअल स्किन टोन के जैसा दिख रहा है। सो स्किन टोन को ये टेलीविज़न बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले कर रहा है, कोई ओवर सैचुरेशन आपको नहीं दिखेगा। इस टीवी में बहुत सारे और भी सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप उसके कलर टेम्परेचर्स, कलर स्पेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। क्लैरिटी के लिए यहाँ पे शार्पनेस एडजस्टमेंट, AI के हिसाब से नॉइस रिडक्शन
और मोशन एनहांसमेंट MEMC की टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे आपको जो टेलीविज़न पे जो सीन चलते रहेंगे वो बहुत ही स्मूथ दिख के आएंगे। इस MEMC के सेटिंग्स में एक क्रिकेट मोड भी अवेलेबल है, जो क्लेम तो करता है कि क्रिकेट में आपको उसको यूज़ करने से बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, बट मेरा पर्सनल यूज़ में वो मोड मुझे बहुत ही बेकार लगा। इनफैक्ट इसमें अगर सबसे बेहतर कोई मोड है तो वो है गेम मोड। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप उसके कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक लेवल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन जनरल अगर आप इस पिक्चर को देखें तो बहुत ही प्यारा पिक्चर दिख के आ रहा है, और जो कलर्स है वो भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं, ओवर सैचुरेटेड नहीं है। एक ही सीन में जब मल्टीपल कलर्स भी है तभी वो हर कलर को जस्टिफाई कर रहा है। ऐसा नहीं है किसी एक कलर को वो स्पेसिफिकली एनहांस करके दिखा रहा है, और अगर किसी रीज़न से वो हो भी जाता है तब भी आप उसके कैलिब्रेशन सेटिंग्स में जाके उसको ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक QLED पैनल है तो इसमें आपको जो कलर्स दिखेंगे वो बहुत ही वाइब्रेंट दिखेंगे, और जो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा वो भी बहुत बढ़िया दिखेगा। बट एट द सेम टाइम कलर्स का वाइब्रेंट होने का या कॉन्ट्रास्ट रेशियो का बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आप डिटेल्स को मिस आउट करेंगे। अब इस पूरे क्लिप में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे कलर्स दिखेंगे और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है, बट वो सब कलर्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करके दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विल स्मिथ के सर पे जो बाल है वो थोड़े बहुत काले हैं, बट थोड़े सफ़ेद भी है, बट वो आपको फास्ट मूविंग सीन्स में भी आप उसको नोटिस कर लेते हो। ऐसा नहीं कि वो डिटेल्स मिस आउट हो रही है। अब यही कलर्स मैं आपको एक दूसरे मोड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, मैंने पॉज करके तुरंत सेटिंग का बटन दबाया हुआ था, बट आप देखेंगे पॉपअप मेनू को आने के लिए 3 या 4 सेकंड का डिले लग जाता है। मैं इसी डिले के बारे में बात कर रहा था वीडियो में पहले। यहाँ पे डिफरेंट मोड भी अवेलेबल है। मैं मोड चेंज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि गाड़ी का कलर चेंज होते जाएगा। सबसे अच्छे कलर्स अगर आपको देखने हैं तो वो डायनामिक मोड में दिखेंगे आपको, बट डायनामिक मोड बहुत ही ज़्यादा एनहांस कलर्स दिखाता है। तो जब आप नॉर्मल रोज़ जो आपका जो टेलीविज़न व्यूइंग है वो अगर कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें आप डायनामिक मोड यूज़ करोगे, उसमें आप स्टैंडर्ड मोड यूज़ कर पाओगे। यस, जब आप कोई डॉल्बी विजन वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको डेफिनेटली डायनामिक मोड यूज़ करना चाहिए। सो फिलहाल ये एक HDR डायनामिक मोड में चल रहा है। सो देखिए उसके बाल के कलर जो मैं बता रहा था, और यहाँ पे जब एक फ्लैग दिखता है उसमें भी 2 या 3 कलर्स है, वो उन सारे कलर्स को अच्छे से बैलेंस करके दिखाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि फास्ट मूविंग सीन है, पर उसमें भी कोई आपको ऐसा सिग्निफिकेंट ब्लर नहीं दिखता और ना ही कोई लॉस ऑफ डिटेल्स दिख रहा है। हाँ, डेफिनेटली मेरा जो कैमरा है वो आपको ये कलर्स थोड़े बहुत एनहांस करके दिखा रहा है, जो कि रियलिटी में इतने ज़्यादा एनहांस नहीं होंगे, और होंगे भी तो भी वो आप आपके चॉइस के हिसाब से एडजस्टमेंट कर पाओगे। बट ऑल इन ऑल इसका जो डिस्प्ले है उसका क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इस टीवी में आपको 24 वॉट्स के बिल्ट इन ड्यूअल स्पीकर मिल जाते हैं, जो बहुत ही क्लियर और बहुत ही लाउड है। यहाँ तक कि इंग्लिश मूवीज़ में भी आपको बिना सबटाइटल्स के सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। Shoot me. Mind if I shoot you? I could have killed you on the roof. Maybe you should have. Did I show you a picture of me? Yeah, you look old. Kid, you take one step closer. You're gonna leave me no choice.
सो यहाँ पर जो साउंड है वो लाउड एंड क्लियर होने के साथ साथ काफ़ी बैलेंस भी है। आपको अच्छा खासा ट्रेबल और अच्छा खासा डीप बेस भी सुनने मिल जाता है। सो ये आपको सुनने में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसमें से जो चीज़ें प्ले हो रही है उसको समझने के लिए। और मैंने इवन सैमसंग, सोनी, एलजी इनके भी ऐसे टेलीविज़न देखे हैं जिसमें साउंड इतना क्लियर नहीं होता। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस टीवी को एक छोटा सा ड्रॉबैक की तरह आप गिन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे HDR वीडियो प्ले होते होते ये अटक जाता है। ये ऑनलाइन डॉल्बी एटमॉस वीडियो प्ले हो रहा है तो ये बहुत बारी ऐसे अटक जाता है। अब ये मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट मेरे पास एक और टीवी है जहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेटवर्क का इशू है या इस टेलीविज़न का इशू है। बट ये चीज़ मैंने सिर्फ HDR और डॉल्बी एटमॉस वीडियोस प्ले होते टाइम ही देखी है। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार होता है, और अगर आप इसको 1 या 2 सेकंड का बफरिंग टाइम दे देते हैं तो ये बहुत बढ़िया चलने लगता है। बात करते हैं कलर यूनिफॉर्मिटी की। तो ये देखिए, आप पूरा का पूरा स्क्रीन वाइट है। वाइट स्क्रीन में आपको कहीं कहीं पे हल्का सा स्मजेस दिखेगा और वही चीज़ आपको ग्रे में भी दिखेगा, बट ब्राइट कलर्स में ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखती। बट मैं इस टीवी के ओवरऑल डिस्प्ले से खुश हूँ। इसमें ज़्यादा कोई आपको ऐसा कलर ब्लीड जैसा इशू नहीं दिखता, ना ही बैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक ही कलर का जो पूरा स्क्रीन होता है उसमें बहुत सारे आपको धब्बे दिखेंगे, स्पॉट्स दिखेंगे, वैसा आपको कुछ नहीं दिखता इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स ये अच्छे से हैंडल कर रहा है। ऑफ कोर्स ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं वो कैमरा के थ्रू थोड़े अलग दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पिंक मेरे को यहाँ पे पर्पल जैसा दिख रहा है कैमरा के बाद जब रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं, बट आप देखेंगे तो स्क्रीन पे कहीं कहीं पे आपको थोड़े से हल्के से ब्लैक स्पॉट दिखेंगे। बट जब भी आप कोई मूवी या कोई सीन देख रहे हो उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती। कि तो हम डेफिनेटली उस टीवी के डिस्प्ले को टेस्ट कर रहे हैं, उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, तब ये चीज़ दिख के आ रही है। नॉर्मल आपके टीवी में भी एक्सपीरियंस में ये चीज़ नहीं दिख के आएगी। अब देखते हैं कि ये टीवी कलर्स को कितने अच्छे से बैलेंस करते हैं और एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स को कितने अच्छे से आपको दिखाता है। इस गेम में आप देख सकते हैं कि एक ही बैंड है इन सारे बैंड्स में से जो डिफरेंट कलर का है, और अगर आप टीवी पे भी उसको स्पॉट कर पा रहे हो मतलब उसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो आप ट्राई कीजिए खुद उस अलग कलर के बैंड को फाइंड करने का। ऑब्वियसली यहाँ पर तो हम
ये वीडियो जो देख रहे हैं आप वो कैमरा के थ्रू देख रहे हैं, बट कैमरा के थ्रू टीवी के थ्रू भी ये डिफरेंस अगर दिख के आ रहा है, दैट मीन्स द टीवी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ डिस्प्लेइंग द डिफरेंट शेड्स ऑफ द सेम कलर। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मुझे नंबर 9 है। तो यहाँ पे मोस्टली हर लेवल पे मुझे हर कलर सही से दिख गया। यस, ग्रीन कलर में कभी कभार एक थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। नंबर 6 होगा। ओके, नंबर 10। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और यहाँ पे भी आप देख पाओगे। तो पॉइंट इज नंबर 2 है यहाँ पे। सो पॉइंट इज कि कितने अच्छे से ये कलर्स को बैलेंस कर रहा है। अब पूरा स्क्रीन एक ही कलर में, सिर्फ बीच में एक कॉलम है, एक पिलर है जो डिफरेंट कलर का है, बट वो उसको भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके आपको दिखा रहा है। सो यहाँ पर हम 2 चीज़ देखेंगे, MEMC और लोकल डिमिंग। पहले आप देखिए, जब भी बॉक्स फटाफट मूव हो रहा है तो आपको बॉक्स की जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी डिफॉर्म होती हुई दिखेगी, आपको डबल दिखेगी। सो दैट इज़ नथिंग बट मोशन ब्लर। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस टेलीविज़न में बिल्ट इन टेक्नोलॉजी दी गई है। आप उसको टर्न ऑन करके इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, बट वो कम्प्लीटली तो नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे लोकल डिमिंग, जो हमने ऑलरेडी देखी थी लास वेगस वाले वीडियोस में। सो लोकल डिमिंग इज़ बेसिकली जिन पिक्सल्स की ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे लाइट आ रही है, वही LEDs टर्न ऑन है। बाकी अगर आप स्क्रीन को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बाकी सारे LEDs और पूरा का पूरा स्क्रीन बंद है। सो ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करता है बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक कलर्स एंड द ब्लैक एंड द अदर कलर्स। अब ये टेलीविज़न एक स्पेशल क्रिकेट मोड के साथ भी आता है, जिसमें कंपनी दावा करती है कि अगर आप MEMC को स्मूथ पे रखे और अगर क्रिकेट मोड को ऑन कर ले तो आपको बेस्ट क्रिकेट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बट रियलिटी में जब मैं इस मोड को ऑन करता हूँ तो मुझे इसमें क्रिकेट देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पहले तो आप बॉल को बिल्कुल स्पॉट नहीं कर पाओगे, और अगर आप स्पॉट कर भी पाओगे तो आपको बॉल बहुत हिलती हुई दिखेगी। इनफैक्ट इतना मोशन ब्लर तो मैंने किसी टेलीविज़न में आज तक नहीं देखा हुआ है। बट येस, अगर आप इसको गेम मोड में डालते हो तब इसका मोशन ब्लर काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब ये इसलिए शायद होता होगा बिकॉज ये टीवी गेमिंग फीचर्स के साथ भी आता है, जिसमें VRR का भी सपोर्ट है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है। बट अगर इस टीवी को आप स्पेसिफिकली क्रिकेट देखने के लिए या स्पोर्ट्स देखने के लिए लेने वाले हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इसके बारे में सोचिएगा, बिकॉज इसका जो ओवरऑल मोशन कंट्रोल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो इतना अच्छा नहीं रहा। बट येस, अगेन जिस बजट में मुझे ये टीवी मिला है, इट्स अ वेरी गुड बाय। थैंक यू एवरीवन।